स्वागत है आपका मुझे जवाब चाहिए में। और इस बार जवाब चाहिए पश्चिम बंगाल की सरकार से, ममता दीदी से, कि आखिर वहां पर कोई कानून है या नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो वहां माना जाता है या नहीं माना जाता है। राजनीति के चलते क्या ममता ने पश्चिम बंगाल को जलाया है। इन सब विषयों पर एक लंबी चौड़ी पैनल हमारे साथ होगी और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंगाल क्यों जल रहा है। चुनाव से पहले लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर गए हैं। अमित शाह का दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही सरकार पर नहीं। बंगाल में अब लड़ाई शरणार्थी वोट बैंक पर आ गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समाज के साथ खाना खाया। इसके साथ कई दलितों के साथ गृह मंत्री ने भोजन किया। लेकिन इस बीच वोट बैंक की लड़ाई दलितों के साथ साथ मतुआ समाज पे भी आ गई है। मतुआ समुदाय के ये लोग 1950 के बाद बांग्लादेश से भारत आ गए थे और यहीं पर रह रहे थे। ठीक एक दिन पहले ममता ने इसी मतुआ समुदाय के कई परिवारों को राज्य में भूमि का अधिकार दे दिया है। मतुआ समुदाय के कई परिवार, लगभग 25,000 परिवारों को भूमि का अधिकार दिया गया है। ममता ने कहा है कि कुल 1.25 लाख परिवारों को भूमि के अधिकार दिए जाएंगे, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कहा। दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक प्रयास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह को आपने सुना। ममता के इस फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या क्या है। वोट की दरकार इसलिए दिए भूमि के अधिकार। बंगाल की लड़ाई शरणार्थी वोट बैंक पर अब आ गई है। वोट बैंक मजबूरी इसलिए मतुआ दलित जरूरी। ममता के लिए 25,000 लोगों को दिया है भूमि का अधिकार। वो लोग जो आ गए थे 50 में, लेकिन आज उन्होंने अधिकार दिया है। और उसी मतुआ वोट बैंक के पीछे अब राजनीति पश्चिम बंगाल में गर्म हो गई है। सुदेश वर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ होंगे। हिमांजलि गौतम वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ एक पैनल में होंगी। तौसीफ खान टीएमसी समर्थक है, यानी ममता दीदी के समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सुनीत चोपड़ा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ बीएल वोरा पूर्व डीजीपी हैं, वो भी होंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल शो में। और समझने की सर हम सबसे कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बंगाल में इतनी आग क्यों है। क्या ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक लेफ्ट का एक लंबा चौड़ा शासन था जिसको ब्रेक किया, संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद वो यहां तक पहुंची। अपना नाम और पार्टी को उन्होंने स्थापित किया कांग्रेस से अलग होने के बाद। लेकिन आज क्या हो गया है कि ममता बनर्जी इतना आग बबूला होती है छोटी छोटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को। आज क्या हो गया है कि बीजेपी जब भी पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक कार्यक्रम करती है तो वहां पे हंगामा होता है। आखिर क्या हो गया है पश्चिम बंगाल में कि आए दिन हमको खबरें मिलती हैं कि बीजेपी के वर्कर्स को मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुदेश वर्मा जी से। सुदेश साहब, अमित शाह जी 2 दिन के लिए गए हैं। उन्होंने भी दलित परिवार के साथ भोजन किया, 2 दिन के लिए गए। तो वहां पर राजनीति गर्म हो गई कि बीजेपी जो है वो पूरे पश्चिम बंगाल को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के बयान आते हैं कि उसको पोलराइज किया जाए। टीएमसी बार बार यह आरोप लगाती है कि पोलराइजेशन के चलते बीजेपी अपनी जमीन बना रही है बंगाल के अंदर। देखिए, ये सब एलिगेशंस का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये राजनीतिक एलिगेशंस हैं। आप ये सोचिए कि ममता दीदी की जो सरकार है उसकी अराजकता, क्योंकि ये जब आई थी तो
वामपंथ की जो सरकार थी उसकी अराजकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हम भी इनके साथ थे। तो उसके बाद इन्हें बंगाल में एक शासन ऐसा देना चाहिए था जिससे बंगाल तरक्की कर सके, वायलेंस का कल्चर खत्म हो। लेकिन आप देखिए हुआ क्या, इसके पूरे विपरीत हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। और आज के दिन अगर किसी ने ममता बनर्जी के शासन को चैलेंज किया है तो वो है बीजेपी। और इसलिए निश्चित ही हम उनके गुस्से को भी झेल रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जब शासन में होता है उसे लगता है वो डिक्टेटर हो गया और कोई भी डेमोक्रेटिक कार्रवाई करने नहीं देगा। ये भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है, इसमें कोई भी स्टेट चाहे तो निरंकुश नहीं हो सकता। ये ममता दीदी को समझने की आवश्यकता है और हर पार्टी को अधिकार है कि अपनी राजनीति बिल्कुल अधिकार। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, जो मतुआ समाज है जो 50 में आ गया था, लगभग 70 लाख ऐसे लोग हैं, 25,000 को भी दिया है, कह रही है 1.5 लाख को और जमीन देंगे। भूमि का आप कह सकते हैं मालिकाना हक उन्होंने वहां पर दिया है। क्या बीजेपी इसको एक सही फैसला मानती है पश्चिम बंगाल सरकार का? पहला। दूसरा, क्या इसका कोई विरोध है कि आप मतुआ समाज को जमीन जो दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए दे रहे हैं? आपका अपना पक्ष सर। देखिए, मतुआ समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ। ये शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं और इनके बारे में ममता दीदी आज तक नहीं सुनती थी, नहीं समझती थी। वो हमारे प्रेशर के कारण, क्योंकि मतुआ समाज बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थन किया इन लोगों ने। आपको पता है कि जो नॉर्थ बंगाल है वहाँ हमारे बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए वहाँ से। तो निश्चित ही ममता दीदी चाहती हैं कि अब जो बीजेपी ने बोला है उसको हम कर दें, जिससे कि ये बीजेपी के साथ न रहें। तो शुद्ध राजनीति है, लेकिन करें तो सही प्रेशर में। ये बांग्लादेश के जो मुसलमान आते हैं और उनको जो ये बनाती हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत, वहाँ की मतलब जो मतुआ समाज को जमीन देने का फैसला है, आप भी उससे सहमत हैं कि हाँ ममता बनर्जी ने ये काम ठीक किया है, होना चाहिए था ये काम? ये तो हमारे प्रेशर में मतुआ समाज के लिए तो अच्छा, आपके प्रेशर में। चलिए, हिमांजलि गौतम अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमांजलि जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो जमीन देने वाली बात है, ये एक राजनीति का पहलू है कि भाई वो वोटर्स उनको मिल जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ भाई आपके कागज होंगे, उसके बाद आप वोटर्स हैं ही हैं, और वोटर्स जो है वो जिससे जमीन मिलेगी, स्वाभाविक बात है कि एक बार तो वोट ममता बनर्जी को देंगे। इसको कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि अब राजनीति में ये सब कुछ चलता है। मैं ये समझना चाहता हूं कि लीगल वे में ये कितना जायज है कि आप जो शरणार्थी 1950 में आए हुए हैं मतुआ समाज के, उनको आप जमीनें दे रही हैं। लीगल मेरिट बेसिस इसकी क्या है? सर देखिए, सरकारें इस तरीके के एक्शंस को ले सकती हैं, लेकिन बंगाल में हम जिस तरीके से चीजें देख रहे हैं वहाँ पे लीगल की आप क्यों बात कर रहे हैं? वहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर का इतना ज्यादा इशू है। वहाँ पे एक मीम, अगर कोई लड़की ट्विटर पे उस पर ट्वीट करती है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। आए दिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से कभी वो पेड़ पे लटके मिलते हैं, कभी उनकी ऐसे दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या हो जाती है। तो और जो आप जो मतुआ समाज को आज जो जमीन देने की जो बात हो रही है, तो ये सिवाय वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन टाइम है, उसमें आपने देखा होगा पास्ट में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पैसे बांटती थी। आज ये इनको लुभाने के लिए इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं कि हम जमीन देंगे। जो लीगल मेरिट बेसिस है, मैं वो समझना चाह रहा था आपसे कि अगर वो जमीन दे रही है तो लीगल बाइंडिंग्स क्या है? मेरिट बेसिस पे क्या ये ठीक है एक चीफ मिनिस्टर अपने राज्य में जो बाहर के शरणार्थी आए हैं उनको जमीन दे सकती है? क्या मेरिट बेसिस में बिल्कुल सही है, या फिर आपको लगता है कि घुमाया फिराया है ममता बनर्जी ने? तो सर देखिए, इससे रिलेटेड जो ऑर्डर है अभी आई हैव येट टू रीड दैट, बट अभी जो न्यूज में जो मैंने पढ़ा है कि जिस तरीके से वो जमीन दे रही है, तो हाँ उनके पास, सरकार के पास राइट होता है। आपके इस हर सरकार के पास, एक स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर एक जो केंद्र में जो सरकार होती है उनके पास ऐसे राइट्स होते हैं कि शरणार्थियों के लिए या रिफ्यूजीज के लिए वो टाइम टू टाइम इस तरीके के ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने भी एक हरी झंडी दे दी कि हाँ ऑर्डर पास हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सुनीत चोपड़ा जी, आप भी पैनल में जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? आए दिन घटनाएं हम देखने को मिल रही हैं कि राजनीतिक हत्याएं वहां पे कराई जा रही हैं, लगातार उबाल पर है, और टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ते रहते हैं।
बीजेपी के लगभग 35 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की एक साल के अंदर मौत हो चुकी है, उनको मारा जा चुका है। लगातार उबाल पे रहता है। बीजेपी की रैलीज वहां पर नहीं हो पाती है, ममता बनर्जी इजाजत नहीं देती हैं। बीजेपी का यह आरोप है कि कई ऐसे 10 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो सेंटर के प्रोग्राम थे, ममता बनर्जी ने उनको इंप्लीमेंट नहीं कराया। तो बंगाल कहां जा रहा है? क्या बंगाल देश से अलग की तरफ जा रहा है चोपड़ा जी? बंगाल तो देश से अलग नहीं जा रहा है। आखिर बंगाल देश से अलग कैसे जाएगा? आप सोच लो, एक रविंद्रनाथ टैगोर था जिसने 2 देशों को राष्ट्रगीत दिया है, बांग्लादेश और बंगाल तो और इंडिया। तो आप ये समझ लो कि इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जहां तक हेलो जी जी बिल्कुल, बात पूरी करिए आप चोपड़ा जी। सुनाई नहीं आ रहा? आप बात पूरी करिए चोपड़ा जी, आवाज मिल रही है आपकी मुझे। आपको आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप ठीक बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है, हाँ मेरा ये कहना है, ये जो झगड़े हो रहे हैं ये गोडसे नीति के कारण हो रहे हैं। और गोडसे नीति अब केवल गोडसे की नहीं रही, और लोगों ने भी उठा ली है वो। बिल्कुल गोडसे नीति की आपने बात करी है। सुदेश वर्मा जी, चोपड़ा साहब कह रहे हैं ये जो गोडसे नीति है, इस गोडसे नीति ने बंगाल को जलाकर रख दिया है, सीधा निशाना आपके ऊपर साधा है। देखिए, गोडसे नीति ये पढ़ते होंगे, हमें नहीं पता गोडसे नीति क्या है, क्योंकि इनको गोडसे में महारत हासिल है। लेकिन एक बात बताइए कि जो भी सत्ता में है उसको न्याय करना है, उसको प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक की तरह ट्रीट करना है। वो भारत का नागरिक है, पश्चिम बंगाल का नागरिक नहीं है। इस बात को बिल्कुल साफ रहना, नागरिकता देने का हक सिर्फ केंद्र सरकार का है। मतुआ जो ट्राइब हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनके खिलाफ बहुत दिनों से अन्याय हो रहा था। हमने प्रॉमिस किया था कि इनको न्याय दिलाएंगे, क्योंकि ममता दीदी बाकी जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है उन सबको तो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत जमा कर देती है एक जगह। लेकिन एक बात मानिए, जब से अमित शाह एक्टिव हुए हैं तब से ही बंगाल में बीजेपी ने मेहनत करी है। मतुआ समाज की बात आप कह रहे हैं, लगातार अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय एक्टिव रहे। पहले कभी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसको कहने में कोई हर्ज नहीं होगा और आपको भी ये बात माननी पड़ेगी। हमारे साथ तौसीफ खान भी जुड़ गए, टीएमसी समर्थक। देखिए तौसीफ भाई, सुदेश जी आ रहा हूं, सुदेश जी 1 मिनट में आ रहा हूं। तौसीफ खान भी जुड़ गए। तौसीफ जी, ये जो मतुआ समाज को जमीन दी जा रही है, जिस तरीके का एग्रेशन वाली पॉलिटिक्स चल रही है, आपको लगता नहीं ममता बनर्जी बार बार वो काम कर रही है जो शायद देश को पसंद ना आए? पहली बात, मतुआ समाज को इस समय भूमि देने का मतलब तो साफ है कि वो वोट आपको चाहिए मतुआ समाज के। नहीं, देखिए 40-50 साल पहले बांग्लादेश से लोग आए जो यहाँ पे रहने लगे, और ऐसे रेफ्यूजीज कॉलोनीज हैं, 94 रेफ्यूजी कॉलोनीज हैं। और 2011 में जब से ममता सरकार आई है तब से 3.5 लाख परिवार को ये पट्टा राइट, जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लैंड सेटलमेंट राइट, वो दे दिया गया है। और बाकी अभी 1.5 लाख के लगभग रेफ्यूजी कॉलोनीज हैं जिसमें फैमिलियां, 1.5 लाख फैमिलीज रहती हैं, उनको ये एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट राइट दिया जा रहा है। अब देखिए, इनके पास में सारे कागज है, ये इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, एक दफा वोटर आईडी। लेकिन तौसीफ भाई, बीजेपी कह रही है कि हमने प्रेशर बनाया, मतुआ समाज के लिए काम किया, दलितों से मुलाकात करी, इसीलिए प्रेशर में आकर ममता बनर्जी आज जमीन बांट रही है। और जमीन इसलिए बांट रही है क्योंकि वोट मिल जाए अगले साल। नहीं, ये तो देखिए बीजेपी आज वाले क्यों तो कर रही है ये कहेंगे, पूछिए, पहले लेकिन क्यों उनके नहीं किया? कहने से तो सब कुछ होता नहीं है। आप एक सीधा सा लॉजिक समझिए, यही मतुआ समाज जो इनके पास में वोटर कार्ड दिया हुआ है ऑलरेडी ममता दीदी के काल में गवर्नमेंट में, इसी वोटर, इन्हीं के दिए हुए वोट से इनका आज 2019 का इलेक्शन में ये सरकार बनाए है। सुदेश जी जवाब दीजिए। करके कहेंगे कि सुदेश जी, अब हम सीधा आप ही के ऊपर प्रहार है, आप डायरेक्ट जवाब दीजिए। हम पर क्या प्रहार है, सुन लीजिए। आपने अन्याय किया, हमने उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया। हमारा कहना है मतुआ के आड़ में ऐसा ना हो कि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है बांग्लादेश आ रहे हैं उनको आप वहां पर दे दीजिए और उनको अपना वोट बैंक्स बना लीजिए, क्योंकि आपने आज तक तो न्याय किया नहीं था।
हम आपको लगा कि मतुआ समाज हमारे साथ है तो आप चुनाव के जब नजदीक आ रहे हैं लोग तो आप ये काम करें, ये सबको दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए तौसीफ जी, अब बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा अनवांटेड लोगों को भी आप मतुआ समाज में धीरे धीरे लगाकर उनको भी जमीन दे दीजिए, उनको भी सब कुछ दे दीजिए। ये बीजेपी का आरोप है कि वो लोग जिनको देश में नहीं आना चाहिए वो भी मतुआ समाज के ही छाते के नीचे अंदर आ जाएंगे। ये बीजेपी का आरोप नहीं है। सिटीजनशिप ऐसे नहीं मिलता है, सिटीजनशिप देने का हक सिर्फ केंद्र का है। आइडेंटिफाई होंगे लोग। अच्छा ठीक है, अभी मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ये आइडेंटिफाई होंगे। फिर ये बोल रहे हैं बांग्लादेश के मुसलमानों को अगर आप जमीन देंगे तो वो वहाँ के नागरिक नहीं हो जाएंगे। सुदेश जी जवाब ले लेते हैं, सुदेश जी एक प्रोसेस है। सुदेश जी जवाब ले लेते हैं तौसीफ खान जी से। तौसीफ जी बोलिए। देखिए अभी जो अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करके आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, जहां से वीजा इशू होता है, पासपोर्ट। और बीएसएफ जो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहती है, तो बीजेपी गवर्नमेंट के पास में पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने लोग बांग्लादेश से आए, कितने लोग गए। ये सारा रिकॉर्ड उनके पास में होना चाहिए। तो फिर वो बताएं कि भाई इन लोगों को आप अरे आप चोरी लोगों को लाइए और हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दीजिए। अभी ये खुद ही इसलिए तो बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई होंगे लोग, आइडेंटिफाई होंगे और डिपोर्ट होंगे। अच्छा तौसीफ जी, प्रॉब्लम है। तौसीफ खान जी ये बताइए, बार बार हम देखते हैं कि बीजेपी तौसीफ खान जी करके निकालना होगा। तौसीफ खान जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि बीजेपी को कोई रैली करनी हो, योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड करना हो, कोई पॉलिटिकल मीटिंग करनी हो, इतना ऐतराज क्यों है आपको कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं कर पाए? किस बात का डर है? आज अमित शाह ने भी कहा कि हाँ भाई डरती हैं ममता बनर्जी, दीदी डरती हैं, तो दीदी को किस बात का डर है? आपका बिल्कुल जो डेमोक्रेटिक राइट है, 8 अक्टूबर को आपने रैली किया कि नहीं किया? अब ये बात अलग है कि कोरोना का आपने ख्याल रखा नहीं। 100 लोगों का परमिशन तो आप 25,000 लोगों को लेके चले आए। आपने तोड़फोड़ किया, आपने टायर जला दिए, बम लेके पहुंच गए, गोली लेके चले गए, पुलिस पे पथराव कर दिया। लेकिन और उसके बाद में कहेंगे कि भाई तौसीफ जी, ये आप कानून तौसीफ जी आप कह रहे हैं पथराव किया, सब किया, लेकिन जो आंकड़ा बताता है पश्चिम बंगाल का, सबसे ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, पॉलिटिकल हत्या हुई है, इसको कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता। आप कह दिए कि नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ है, मैं मान जाऊंगा। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स अगर मारे गए हैं पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी के मारे गए हैं, लोकसभा चुनाव के बाद मारे गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए काम करते हैं, आपसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में इतना राइट होता है कि आदमी आवाज उठा सके। ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के कैडर वाली सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और आवाज उठाने के बाद वो यहां तक पहुंची है। तो आखिर बीजेपी को आवाज उठाने का हक क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल हक है और वो आवाज उठाते हैं। अब देखिए, मैं आपको दर्जनों ऐसा मिसाल दे सकता हूं जो कि कहीं आपसी दुश्मनी की वजह से किसी का मौत हो गया और वो ये कहते कि ये तो बीजेपी वाले थे, इनको तृणमूल वाले ने मार दिया। ये गलत का मैं आपको तौसीफ भाई ये नहीं माना जाएगा। कई घटनाएं हैं, हम लोग ने खुद कई खबरें पढ़ी हैं, कई लोगों से बात हुई है, ये कहीं माना नहीं जाएगा कि आपका ये आपसी रंजिश में 35 से 40 लोग मारे गए। सुदेश जी जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं आपसी रंजिशों में जितने भी पॉलिटिकल हत्याएं हुई, आपसी रंजिश हुई है, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता मारे गए सब रंजिश के चलते मारे गए। आप जवाब दीजिए। मुर्शिदाबाद में पूरे फैमिली की हत्या कर दी गई। सुदेश जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हत्या नहीं है, आपसी रंजिश के चलते मारे गए लोग। विरोध करते हैं तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को पिटवाते हैं। ये खुलकर दिखा है कलकत्ता की स्ट्रीट पर। पॉलिटिकल किलिंग होता है तो हम उसको कंडेम करते हैं कि कहीं पे पॉलिटिकल किलिंग नहीं होता, लेकिन कहीं पे अगर आपसी रंजिश की वजह से किलिंग होता है, आपके कार्यकर्ता मारेंगे और आप बैठ के कंडेम करिएगा। बॉडी पे आप पॉलिटिक्स अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं करिएगा। अरे पुलिस भी तो सुदेश जी, अब तौसीफ भाई 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी बीएल बोरा साहब भी जुड़े हुए हैं। बोरा साहब, जेल के अंदर बोरा साहब, सीधा सवाल है आपसे। आपने जो पॉलिटिकल पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबको आपने सुना, लेकिन आपको लगता नहीं कि पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल माइंडसेट है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा, 1 साल से कम वक्त बचा हुआ है, वैसे वैसे और पारा हाई हो जाएगा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे मेंटेन रहे, कैसे पॉलिटिकल हत्याएं ना हो, कैसे हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंपेन कर पाए, रैलीज कर पाए, और जिस तरीके का माहौल है पश्चिम बंगाल में वो ठीक ठाक रहे, इसके लिए आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए?
बड़ी देर बाद बारी आई है, बहुत शुक्रिया हाँ सर, आपका। माफी चाहूंगा क्योंकि राजनीति में पश्चिम बंगाल में इतना उबाल है, तो पश्चिम बंगाल की बात करते करते आपने देखा टीएमसी और बीजेपी में भी काफी उबाल था, लेकिन उबाल को शांत करने के लिए हमेशा ब्यूरोक्रेट के पास आना पड़ता है, इसीलिए आपके पास आ गया। ये कहना है कि बंगाल में इस वक्त बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है, देश का जो हित है उसको दरकिनार किया गया है, सिटीजन्स का जो हित है उसको दरकिनार किया गया है। पहले देश की बात करें, बांग्लादेश से हम आज तक ममता जी ने वो तीस्ता एग्रीमेंट वगैरह जो है उसमें नहीं बात होने दी। वहां से टेररिस्ट आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा लगातार। बीएसएफ को बदनाम करना अपनी जगह है, सही है, लेकिन पोरस बॉर्डर है और सब जानते हैं कि क्यों हो रहा। टेररिस्ट आ रहे हैं, बॉम्ब की फैक्ट्रीज बनी है, सारा कुछ सबको बड़ा ओपनली मालूम, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। और सिर्फ पॉलिटिक्स जो है, वोट की राजनीति हो रही है इस वक्त। ये शरणार्थी जिनकी आप बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, कितने कई सालों से आए हुए हैं। हाँ सन 50 से अभी क्यों देना? अभी क्यों? बिल्कुल। अभी बड़ा सिंपल ये है कि अब वोट लेना है अगले साल, इसलिए देना है। तो ये दर्शाता है कि इनके हित नहीं चाहते, ये सिर्फ अपना हित चाहते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज रहा वायलेंस का सवाल, इतना वायलेंस हो रहा है जिसका अंदाजा नहीं है। आपने बताया कि कितने 35 लोग मरे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, उनके भी मरे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके नहीं मरे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, बोरा सर, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। अब टीएमसी के भी समर्थक हमारे साथ बैठे हैं, तौसीफ खान, वो कह रहे हैं आपसी रंजिश में मारे गए, लेकिन हम साफ साफ देख रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी में लड़ाई है और ज्यादा कार्यकर्ता अगर आप देखेंगे, ऑन पेपर देखेंगे, तो बीजेपी के मारे गए। मैं पूरी बात कर लूं अपनी? बिल्कुल बिल्कुल, आप कंप्लीट करिए सर। देखिए, इस देश का, इस स्टेट का ये हाल है कि गवर्नर की कोई इज्जत नहीं, उनको कई बार प्रोटेक्शन जो है नहीं दी जाती, ये बुरा हाल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, तो ये सारा जो है, ये सब चीज राजनीति को आती है। और पुलिस जो है, पुलिस अनफॉर्चुनेटली एक प्राइवेट आर्मी बन गई है चीफ मिनिस्टर की, सिर्फ इसी स्टेट में नहीं, और स्टेटों में भी बन गई है। बहुत बुरा हाल है। तो सीनियर पुलिस ऑफिसर भी है, अभी हमने देखा एक केस जो हुआ था, इसमें सीबीआई गई थी तो उनको काम नहीं करने दिया गया। मोटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा राजनीति है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हो रही है, सिर्फ सत्ता में रहने या सत्ता से उखाड़ने के लिए हो रही है। ये सही नहीं है। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको करना, अपना काम ढंग से करना चाहिए। नहीं हो रहा है ना सर, यही तो दिक्कत है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से बंगाल में काम नहीं हो रहा है। कई नंबर हफ्ते हमने देखे। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। चोपड़ा जी, क्या हो रहा है बंगाल में? कोई लॉ एंड ऑर्डर हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। डेली वहां पर पॉलिटिकल हत्याएं हो रही हैं, रैलीज की इजाजत नहीं है, बांग्लादेश से आतंकवादियों को घुसाया जा रहा है, यह भी वोरा साहब ने कहा। तो बंगाल में हो क्या रहा है? कोई आप समझ पा रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है? या अभी भी आप कहेंगे कि नहीं, ममता बनर्जी जो काम है वो ठीक कर रही है, लेफ्ट जो है वो भी काम ठीक कर रहा है? पूरा लेफ्ट कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्या लेफ्ट भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है? आर्टिकल 370 खत्म करके आतंकवादी कश्मीर में कौन लेके आया? केंद्र कर रहा है ये सब, चाहे वो महाराष्ट्र में जाके करे, चाहे वो बंगाल में करे, चाहे उत्तर प्रदेश में करे, चाहे मध्य प्रदेश में करे, चाहे राजस्थान में करे। चोपड़ा साहब, 370 की यहां कोई जरूरत नहीं है और इस बहस में 370 का कोई लेना देना नहीं है। मैं सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं है? कि बंगाल के अंदर इतनी आग क्यों लगी हुई है? आखिर उसके खिलाफ लेफ्ट क्यों नहीं बोल रहा है? लेफ्ट कभी नहीं बोलता है, आजकल लेफ्ट ने भी अपना मुंह बंद कर रखा है। क्या लेफ्ट भी, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी हो या वो बिल्कुल चुप हो गया, लेफ्ट इतना खामोश क्यों है? लगा रखी है केंद्र ने। मैं आपको बता रहा हूं, बताइए। यूपी में जो आग लगा रखी है केंद्र ने, उससे ज्यादा और कहीं नहीं है। और आज वो मिस्टर बिस्ट दुनिया भर में पैसा जाया कर रहा है, टेलीविजन चैनल पे एडवर्टाइज कर रहा है। आज उसका भाषण सुना आपने बिहार में? बिहार में कौन आग जलाने गया? भगवादारी भेड़िया। ये शब्द मुझे लगता है गलत है। सुदेश जी, सीधा अटैक है बीजेपी के ऊपर। चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि आग लगाने का काम आप ही लोग कर रहे हैं। देखिए, वो नतमस्तक हो चुके हैं ममता जी की। सुदेश जी, आवाज आ रही है आपको? पता है कि बीजेपी बहुत बड़े
जी मुझे आ रही है, आपको मिल रही है मेरी आवाज? बिल्कुल मिल रही है। और चोपड़ा साहब ने आरोप लगाया है कि आग लगाने का काम चाहे वो कश्मीर हो चाहे बंगाल हो बीजेपी ही कर रही है। देखिए, अगर हमारी सच से आपको आग लगता है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बात होगी सच क्या है, बात होगी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, बात होगी देश के लिए सही और गलत क्या है। आपकी अराजकता को मुखाड़ फेंकेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा देश चलेगा, पार्लियामेंट के द्वारा देश चलेगा, और कोई भी राज्य केंद्र से ऊपर नहीं है। कंट्री जो है फेडरल है, कोई भी सरकार राज्य की अपने आप को डिक्टेटर नहीं बना सकती। जवाब दीजिए चोपड़ा जी। अब आप सरकार वहां पर ममता बनर्जी की है और आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी आग लगा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी टीएमसी की है, पार्टी की नहीं है। वहां पर सरकार है ममता बनर्जी की, बीजेपी को उनकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां बहाल हो। इसमें केंद्र क्या करेगा? अब ये गोडसे को उठा लिए, इनके नए आइडियोलॉग हैं। उत्तर प्रदेश में जो दलितों के घर में क्या काम कर रहे हो आप, बताओ हमें। हाँ, वो लड़की को जलाया उसके माँ बाप को बंद करके। नहीं, लेकिन आज देखिए चोपड़ा साहब, आज जो डिबेट है वो डिबेट पश्चिम बंगाल की चल रही है। हम यूपी पे भी डिबेट करेंगे, बिहार पे भी डिबेट करेंगे। आज डिबेट बंगाल की है, बंगाल सेंट्रिक है। क्या बंगाल में एक साल बचा हुआ चुनाव के लिए और चुनावी पारा इतना बढ़ गया है, ममता बनर्जी को कोई भी दल और खास तौर से बीजेपी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक सांसद बनाए बीजेपी ने। बीजेपी और सांसद नहीं बना पाएगी। जब रामधेनु को रंगधेनु बोला ममता जी ने, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनका कॉम्युनल चश्मा से उन्होंने देखा। इंद्रधनुष को रामधेनु बोलते थे बंगला में, अब ममता दीदी ने उसको बोला नहीं, ये रामधेनु नहीं होगा क्योंकि भगवान राम के नाम पर है, ये रंगधेनु होगा। और ये चुपचाप सुनते रहे। इनकी फिरका परस्ती की राजनीति जब होती है सही, तो ये समर्थन देते हैं ममता दीदी का। राम की क्या बात कर रहे हैं? आपने तो झूठी अयोध्या तक बना दी। अरे राम के नाम से तो चिढ़ है आपको। ममता दीदी सबके सामने बोले, किसने बोला जय श्री राम? दुनिया में जय श्री राम के नाम से चिढ़ है आपको, दुर्गा पूजा से चिढ़ है आपको मुहर्रम चाहिए, कभी हिंदुस्तान की सीमा में नहीं आए थे। तो हम देश ऐसे नहीं चलने देंगे। अरे हमारे साथ हिमांजलि गौतम बिजुड़िया पे सुनील चोपड़ा जी और सुदेश वर्मा जी। हिमांजलि, आप माफी चाहूंगा क्योंकि बहस चल रही थी इसलिए आप तक नहीं पहुंच पाया। हिमांजलि, मैं ये समझना चाहता हूं, जो एक आप कहिए कन्फ्रंटेशन है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में, इसको कैसे देखती हैं आप बंगाल के अंदर? देखिए, बंगाल में एक है वहाँ पे कन्फ्रंटेशन, क्योंकि गवर्नर जो आपको पता है कि जैसे सेंटर अपॉइंट करता है, और सीएम, क्योंकि वहाँ पे अगर दोनों ही स्टेट्स में सेम ही पार्टी की सरकार होती है तो वहाँ पे सब कुछ बड़ा कॉर्डियल होता है। लेकिन अगर वहाँ पे अलग अलग पार्टीज की सरकार होती है तो वहाँ पे आप हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे कन्फ्रंटेशन चलता रहता है। हमेशा एक सेंटर और स्टेट के बीच में पावर टसल चलती रहती है, क्योंकि दोनों ही सेंटर और स्टेट पे पावर टसल चल सकती है। मैं इस सवाल में तौसीफ खान जी को भी लाना चाहूंगा। तौसीफ जी, क्या बात है कि गवर्नर और ममता दीदी दोनों आमने सामने रहते हैं? गवर्नर साहब बार बार कहते हैं कि ममता दीदी मेरी बात ही नहीं सुनती है, मेरा अनादर करती है। क्या ऐसी मजबूरी है ममता बनर्जी को कि वो गवर्नर को भी मान के राजी नहीं है? देखिए, सिंपल सा बात है कि गवर्नर का जो पोस्ट है वो एक संवैधानिक पोस्ट होता है और वो न्यूट्रल पोस्ट होता है। गवर्नर को चाहिए कि वो संविधान की बात करे, कानून की बात करे और न्यूट्रल रहकर बात करे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या गवर्नर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं? क्या वो रैली को संबोधित कर रहे हैं? तौसीफ भाई, कोई उन्होंने ऐसी रैली तो करी नहीं बीजेपी के लिए, कोई बीजेपी का झंडा उन्होंने नहीं पकड़ा, कोई बीजेपी के लिए रोड शो नहीं किया, कोई बीजेपी के स्टेज पे शामिल नहीं हुए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होंगे? पिछले 10 स्टेटमेंट जो गवर्नर ने दिए हैं, आप उसको उठा करके देख लीजिए। 10 के 10 स्टेटमेंट वो है जो बीजेपी के नेता बोलते हैं। सुदेश जी, जवाब दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी के बीएस पे काम कर रहे हैं गवर्नर जो है पश्चिम बंगाल के। सुदेश जी, जवाब दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी को कोई भी मान सकता है। अगर कोई पत्रकार भी बोलेगा तो आप उसको संघी बोल देंगे, उसको बीजेपी का बोल देंगे। अरे नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, हर व्यक्ति जो नेशन के प्रति सोचता है, मजबूत बनाने की बात करता है, उस आइडियोलॉजी में बात करता है। इसमें आपको क्यों दिक्कत होती है? आपने तो मान ही लिया
क्या गवर्नर आपका आदमी है, बीजेपी का आदमी? ममता दीदी का बात सुने, कैसे कमजोर किया जाए केंद्र को और कैसे बांग्लादेशियों को नागरिकता दीजिए, बसाया जाए वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। यही आप चाहते हैं गवर्नर, आपका साथ दे। समझते ही नहीं है बात को। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आप कह भी रहे कि हाँ अरे हम लोग नहीं समझते, आप बहुत समझ रहे हैं। आपको तो बोलना चाहिए कि वो आप में है। न्यूट्रल पोस्ट है, उनको पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं देना चाहिए गवर्नर रहते हुए। तौसीफ भाई, पॉलिटिकल पार्टी का साइड नहीं लेना चाहिए। तौसीफ भाई, न्यूट्रल बात कहना चाहिए। क्या तौसीफ भाई, कैसे बनाना है वो एक नहीं सोचेंगे सिंपल क्या? सवाल यही है, ये बात तौसीफ भाई मानने में कोई हर्ज नहीं। देखिए, राजनीति में जीत हार, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, इसको आप एक्सेप्ट मुझे लगता है कर लेना चाहिए। एक आप कह सकते हैं फेयर वो होगा कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक अपनी जमीन, पश्चिम बंगाल जिस स्टेट पर कभी ध्यान नहीं दिया, एक जमीन तो तैयार कर ली है और वो डर टीएमसी को है। देखिए, 2019 का जो इलेक्शन हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ है, और 2021 में जो इलेक्शन होने वाला है वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होने वाला है। आप दोनों के 2019 के आंकड़े से आप अपना उम्मीद 2021 में नहीं बिठा के रख सकते। अच्छा भाई, सुदेश वर्मा है बीजेपी से, हिमांशु गौतम है अधिवक्ता हमारे साथ, तौसीफ खान टीएमसी से, सुनीत चोपड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। और बात हो रही थी तौसीफ खान जी आपसे। तौसीफ जी, ये बात मुझे लगता है कि मान लेनी चाहिए, अगर किसी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है लोकसभा इलेक्शंस में जहां उसको सीटें नहीं मिलती थी, तो आज की डेट में ये मानना चाहिए। और देखिए, आप टीएमसी के भी कई ऐसे यूथ कैंडिडेट्स थे, कई ऐसे लोकसभा के सांसद थे जो पहली बार टीएमसी से जीते थे, लेकिन पिछले चुनाव यानी 2019 के चुनाव में वो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए और बीजेपी से चुनाव भी जीते। यानी जो एक ग्राफ था टीएमसी का, वो लोकसभा इलेक्शंस में डाउन किया है। क्या वो जमीन आपके पास से फिसली है और सीधे बीजेपी के पास गई है? देखिए, पोजीशन यहाँ पे तृणमूल का खराब नहीं है, पोजीशन बीजेपी का खराब है। वरना आज जो पार्टी का रिऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होना था, वहां पे गृह मंत्री जी का क्या काम? आप अपने पार्टी के जो चीफ है जेपी नड्डा, आपने खुद ही भरोसा नहीं करते आप अपने पार्टी चीफ को? भाई, वो तो देखिए, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है। अमित शाह भी पहले अध्यक्ष थे। अमित शाह ने बड़ा, आप कह सकते हैं, लंबे समय से इन्वेस्ट भी किया है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, लगातार दौरे किए हैं, पार्टी को खड़ा किया है। तो ये कहना कि नड्डा साहब नहीं आए, अमित शाह चले गए, ये देखिए, ये तर्कविहीन होगा। तौसीफ भाई, आपकी पार्टी में भी दिनेश त्रिवेदी है, सुदेव बंदोपाध्याय, कई नेता हैं। अगर हो सकता है ममता बनर्जी कहीं ना जाती है तो कभी दिनेश त्रिवेदी को भेज देती है, कभी सुदीप भाई को भेज देती है, कभी सौगत रॉय को भेज देती है। ये कहना कि ये नेता नहीं आया, वो नेता क्यों आया, ये तो गलत होगा। नहीं, ये नेता वो नेता का बात नहीं है। ये बात है कि आपको मालूम है कि आपको भरोसा ही नहीं है जेपी नड्डा पे कि नहीं वो रहेंगे तो जैसे बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है वही करेंगे। अब बंगाल में क्यों आए? बंगाल में सुदेश जी डिमांड थी, नड्डा जी की अध्यक्ष थे, आपने अमित शाह को भेज दिया, इससे भी टीएमसी को नाराजगी है। आपको नड्डा साहब को भेजना चाहिए था, टीएमसी स्वागत भी करती है। ये वन मैन पार्टी नहीं है। एक पार्टी नहीं, ये एक पार्टी दो पोस्ट कैसे, एक पर्सन दो पोस्ट कैसे है? और जिसकी जहाँ जरूरत होती है जाते हैं। चीफ बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट तो नहीं है, वो तो होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर है या बीजेपी के पार्टी नहीं, प्रेसिडेंट? स्टार प्रचारक है तौसीफ खान जी, स्टार प्रचारक है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अमित शाह वहां प्रचार करने क्यों गए, मीटिंग लेने क्यों गए, ये तो बिल्कुल सरासर गलत होगा। सुदेश जी, सुदेश जी, इस तरह की बात करते हैं, बीजेपी ये बेवकूफी वाली बात का जवाब चाहिए क्या? एक पर्सन का एक पोस्ट। सुदेश, तौसीफ भाई एक मिनट, तौसीफ भाई एक मिनट, बीजेपी को छोड़ दीजिए। तौसीफ भाई एक मिनट, तौसीफ भाई एक मिनट, क्यों? अगर सब लोग बोलेंगे तो शायद ना मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगा, ना आप मेरी आवाज सुन पाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, सब लोग चिल्लाते रहेंगे, माइक्स म्यूट कर दिए जाएंगे। सुदेश जी, सीधा सवाल आपसे ये है कि एक आरोप बीजेपी पे भी लगता है कि बीजेपी ने पोलराइजेशन का काम किया है। जिस तरीके के बयान हम बीजेपी के नेताओं के देखते हैं जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, तो एक आरोप बीजेपी पर भी ये रखता है कि हाईली सेंसिटिव स्टेट है पश्चिम बंगाल, बॉर्डर एरिया करीबी है, और ऐसे में वहां पर पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स बीजेपी ने करी है। ऐसा जितने भी राजनीतिक आप कह सकते हैं लोग हैं, ये आरोप लगाते हैं। देखिए, आपको तथ्यों को ठीक से समझना होगा, क्योंकि देखिए एक ऑप्टिक्स क्रिएट किया जाता है, उसके तहत लोग बात करते हैं। आप एक बात बताइए, अगर हमने ये बोला कि मुहर्रम में आप जुलूस अलाउ कर रहे हैं, पहले दुर्गा पूजा का विसर्जन क्यों नहीं, तो ये क्या कॉम्युनल पॉलिटिक्स हो जाएगी?
9 लोग अगर अच्छा पाए चलिए जाते सुदेश जी, हैं आपने ये अलकायदा बात के, कही, आप एक उत्तर प्रदेश में दुर्गा एक पूजा मिनट सुदेश जी, एक क्वेश्चन मार्क उठाते हैं मिनट तो हमारे आप साथ बोलते हैं हमारे कम्युनल साथ पॉलिटिक्स हो पूर्व जाएगी। डीजीपी बोरा अगर आप साहब भी बोलते हैं। हैं बांग्लादेश बोरा के साहब, infiltrators क्या को आपको identify लगता करके है वापस करो, कि तो क्या ये कम्युनल फिर कब बस्ती हो पॉलिटिक्स जाएगी? जो है, पोलराइजेशन की जो राष्ट्र की बात पॉलिटिक्स कर रहे है, हैं। वो बंगाल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं? बोरा साहब, सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। नहीं जिस पूरे तरह का देश situation बिल्कुल वहां- आप सही करें, लेकिन बंगाल में जिस तरीके की पॉलिटिकल हत्याएं हो रही हैं, ये सोचने को मजबूर कर रही हैं कि आखिर आदमी राजनीति करे तो करे कैसे? ये खाली बंगाल में नहीं खतरा है, ये खतरा सारे देश में है और बंगाल में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सही नहीं है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा अपनी जगह है। वेस्ट बंगाल से हम लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि कोई वहां से नहीं आए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, कम्युनल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसी हो रही है कि कम्युनल सिचुएशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कम से कम तो नहीं होना चाहिए ना। और इतनी वायलेंस जो है, जब भी कोई स्टेट बोरा सर, जो स्टेट वर्सेस सेंटर का कन्फ्रंटेशन है, जैसे हमने देखा सीबीआई की टीम गई थी पश्चिम बंगाल में, क्या सलूक सीबीआई की टीम के साथ किया गया, पहली बात। फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो वहां पे माने नहीं जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये भी राज्य के लिए ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है कन्फ्रंटेशन। ये तो बहुत बुरा हुआ, बल्कि बड़े शर्म की बात है कि दो पुलिस फोर्सेस जो हैं उनका आपस में झगड़ा हुआ। वो मैंने पहले कहा कि अब तो ये पुलिस फोर्सेस जो हैं, ये चीफ मिनिस्टर्स की जैसे प्राइवेट आर्मीज बन गई। इसमें सीनियर पुलिस अफसरों का भी दोष है, उनको तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट। लेकिन बोरा जी एक छोटा सा कमेंट आपसे और। ममता बनर्जी लगातार हर समय और थोड़े थोड़े अंतराल पर एक चीज जरूर बोलती है कि केंद्र सरकार जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो राज्य की सीमाएं हैं, राज्य के अधिकार है, सेंटर गवर्नमेंट उसका हनन करती है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ काम करती है। आपका कमेंट? तो ये गलत है ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि करती है और ये नहीं होना चाहिए। ये औरों को भी बढ़ावा मिलता है। अभी देखिए किसी केस में क्या हुआ, सीबीआई से एक ने कंसेंट विड्रॉ कर ली, फिर दूसरे ने विड्रॉ कर ली, फिर तीसरे ने विड्रॉ कर ली। क्या हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, चलो ठीक है, आप कानूनी लड़ाई लड़िए, आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ तो मत नहीं खिलवाड़ो। सुनीत चोपड़ा जी भी हमारे साथ है। चोपड़ा जी, जो ये खूनी संघर्ष चल रहा है बंगाल के अंदर, जिम्मेदार कौन है और क्या चुनाव तक ऐसे ही पॉलिटिकल वर्कर्स मारे जाएंगे? मेरा ये कहना है कि जो लोग हथियार की राजनीति से हिंदुस्तान की राजनीति में आए थे महात्मा गांधी की हत्या करके, वो लोग सबसे पहले जिम्मेदार हैं इस तरह की आंतरिक हत्याओं में। अब सबको लगता है कि ये बंदूक लेके काम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। लेकिन चोपड़ा जी, ममता बनर्जी के वर्कर्स नहीं और तो ना टीएमसी के जो कश्मीर नेता की है, जरूरत थी, जिस टीएमसी तरह के का नेता हुआ है, भी कहीं ना पे भी बंगाल कॉम्प्रोमाइज की है, करने को ना राजी कोई नहीं और है। प्रांत की है। लगातार एग्रेशन हम देखते हैं, बीजेपी किसके साथ लड़ाई झगड़ा होता है। तो क्या लगता है कि ये राजनीति आखिर स्टेट कितना बॉयल होगा? ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में, उनको समझाना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे? जो तुम्हारी बेटियां आके बलात्कार करेंगे? ये किससे कॉम्प्रोमाइज करोगे? नहीं, कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस में ये नहीं कह रहा हूं कॉम्प्रोमाइज राजनीतिक रूप से आप करिए, लेकिन कम से कम हालात ऐसे होने चाहिए कि जो ब्लड बात है स्ट्रीट्स पर राजनीति को लेकर, वो नहीं होना चाहिए। हाथरस में आप क्या कर सकते थे बताइए? हाथरस में क्या कर सकते थे? ऐसी घिनौनी राजनीति आपने कभी देखी है? बिल्कुल गलत है, सबने भर्त्सना करी है चोपड़ा जी इसकी। मीडिया ने लगातार हमने खबरें दिखाई है, इसकी भर्त्सना करी है, इसके ऊपर बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस किया है, इसके ऊपर बकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ में सुनवाई कर रही है और वहां पर न्याय भी हो रहा है। जितने भी आरोपी हैं सब जेल के अंदर है, एसआईटी टीम की गठन हुआ है, इसलिए हाथरस की घटना को कोई वैलिड नहीं बता रहा है। आप कहीं कोई वैलिड बता रहा हो तो उसको कोई वैलिड नहीं बता रहा है। सुदेश जी, सुदेश जी, क्या बात करते हैं? मैं जानना चाहता हूं
अरे कि नक्सल का महाराष्ट्र समर्थन में करते हो जहां ना, साधु मारे गए अपने थे, आइडियोलॉजी के लिए 4 करोड़ों दिन लोगों को पूरे अफवाहें विश्व में किसने मरवा दिया, फैलाई? और उसके बाद CBI डेमोक्रेसी की जांच बात करे। करते हो। एक मिनट सुनीत शर्म चोपड़ा जी, करो एक थोड़ा मिनट सुनीत चोपड़ा जी, एक मिनट। सुदेश जी, सुनीत चोपड़ा जी ये बात कह रहे हैं कि वहां जितना भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, जितना भी खून खराबा है, वो सब बीजेपी उकसा रही है, इसीलिए पश्चिम बंगाल का माहौल खराब है। आप पे आरोप है, आप जवाब दीजिए। बीजेपी चैलेंज कर रही है वहां की अराजकता को। जब भी आप किशन जी चैलेंज को करते कौन हैं लाया तो था? दमन होता है, और आज दमन कर जंगल रही है वहां की महल राज्य में सरकार, होम मिनिस्टर और इसके क्यों खिलाफ गए हैं? लोग उठ खड़े जवाब हुए दें। हैं। आप बताइए 80 स्कीम्स केंद्र सरकार के ममता बनर्जी ने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? वहां के ट्राइबल्स का हक क्यों नहीं मिला? वहां के माइनॉरिटीज का हक क्यों नहीं मिला? लोग तो आपके आप ये खिलाफ बताइए खड़े ना, हुए हैं पूरे जो जम्मू आयुष्मान कश्मीर योजना है में। वहां क्यों नहीं लोग मिला? तो आपके किसानों को खिलाफ क्यों नहीं खड़े मिला जो केरला पैसा में? केंद्र सरकार लोग देना तो चाहती आपके है? खिलाफ है ये कौन सी महाराष्ट्र राजनीति है? में। रात इसमें रात बीजेपी की क्या सरकार पॉलिटिक्स बनाना है? चाह रहा था तो हम इसको आपका मुद्दा नहीं बनाए। गवर्नर। रात रात महाराष्ट्र में गवर्नर सरकार बना रहा था, मुंह की खानी पड़ी। अरे आप सपना देखते हैं, आपने सपना देखा कम्युनिज्म का खत्म हो गया, आप सपनों में रहिए, कोशियारी, नक्सलों का साथ दीजिए, कोशियारी नक्सल का का चरित्र पढ़ो। लड़बात कराइए और यहाँ की आइडियोलॉजी दीजिए। सुनीत जी, अब उत्तराखंड से उठा के हमारे ले साथ आए। तौसीफ खान जी भी हैं, जो टीएमसी सपोर्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे। हिमांजलि गौतम भी हमारे साथ हैं। हिमांजलि, अब एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। जो हालात है पश्चिम बंगाल के, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये और बॉयल होता जाएगा। आने वाला वक्त क्या ऐसा हो जाएगा कि राजनीति के चलते सिर्फ और सिर्फ खून दिखाई पड़ेगा सड़कों पर? जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और अभी जो आपने बार बार सभी लोगों से आप सवाल पूछ रहे थे उसका मैं बड़ा एक सिंप्लीफाइड आंसर देना चाहूंगी। आप पूछ रहे थे वहां पे इतना ब्लडशेड क्यों होता है, तो आई थिंक वो कुछ हम देखते हैं कि बंगाल शुरू से इतना ज्यादा कल्चरली डेवलप था, आजादी के टाइम पे उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन आजकल हम जिस तरीके की सिचुएशन देखते हैं कि वहां पे इतनी अराजकता का माहौल है, ऐसे वहां से घुसपैठ होता है, आए दिन वहां पे पॉलिटिकल वर्कर्स की हत्या हो जाती है, तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप हमें सेंटर को चेंज करते हो, उसकी स्कीम्स को आप वहां पे लागू नहीं होने देते, तो ये सारे वहां पे रीजंस है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन को बहुत पहले ही लग जाना चाहिए था। 2014 में बीजेपी की 2 सीटें थी, 2019 में 18 हो गई, तो एक जो बौखलाहट है उसके बाद ममता दीदी की आप देखते हैं, कभी वो जय श्री राम के नारा लगाने वालों के पीछे उनको मारने दौड़ती है, कभी वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स देती है, तौसीफ जी, पॉलिटिक्स वहां पे होती है। तौसीफ तो जी, ये- जय श्री राम वाले नारे की बात आई है कि जिसने जय श्री राम का नारा लगाया, ममता बनर्जी उससे भी नाराज हो गई। तौसीफ जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये लोग जो है श्री राम के नाम को बदनाम कर दिया इन लोगों ने, जय श्री राम का देखिए नारा तौसीफ भाई, लगाते हुए देखिए सीधा आरोप लोगों लगा को है कि मारा जय गया। श्री राम वाले से लोगों को मारा ममता गया। बनर्जी को परहेज है। इसका सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। औरतों का पेट काट करके बच्चे को निकाला गया है, प्रेग्नेंट औरतों का पेट काट के बच्चे निकाला गया है, और इस तरह का आप सोचते हैं कि हम नारा लगाएंगे और बच किसने जाएंगे। निकाला ये तो था? आपने बहुत निकाला था? शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है। वो आपने आप भूल निकाला गए था? होंगे, आप भूल मारते गए हो होंगे, लोगों को, लेकिन शर्म नहीं जनता आती याद आइडियोलॉजी के नाम रखती है। पर? जय श्री राम के आप नारे पे भूल उनकी गए होंगे, निकाला लेकिन किसी इस्लाम जनता के याद नाम पर रखती मारते है। हो लोगों को, डिफेंड करते आप हो भूल गए और हमें होंगे, सिखा आप रहे हो। बीजेपी वाले हैं ना, आप भूल जाते हैं, लेकिन बीजेपी वालों ने क्या क्या किया है लोगों को सारा हिसाब जी याद आप है। भूल रहे हैं ना, और उसका जवाब भगवान आपको श्री राम का नाम आया तो इलेक्शन में मिलेगा। बात आ गई ना। इलेक्शन में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप भूल सकते हैं, अक्सर ये होता अरे है, इलेक्शन तो आप हार ही जुल्म रहे हो करने पूरी के तरह बाद से। जो है, अराजकता जुल्म आपकी करने के बहुत बाद जल्दी जो खत्म है, होने वाली है, वो इसलिए दिख रहा है आपके चेहरे पर वो शिकन, दिख रहा है वो झुंझलाहट। भूल गए होंगे उसके बाद जो आपसे सवाल दंगा आप पूछा लोगों ने जाता किया है वो बच्चे आप का भूल पेट गए काटने होंगे। की बात करते हैं। जहाँ जहाँ पे आपने दंगा किए अरे हैं आप वो तो आप भूल दूसरे गए के साथ होंगे। रह ही नहीं सकते हो लेकिन भाई, आप दंगाबाज आप हैं, तो ये दूसरे लोग धर्म को जानते मानते हैं। ही नहीं हो, हम आप तो जानते सबको हैं मानते लोग। हैं, हमें तो मत बंगाल की सिखाओ। कल्चर नहीं है, बंगाल की कल्चर तौसीफ भाई, परेशानी तो है कहीं ना कहीं। अगर आग नहीं होती तो शायद ये डिबेट हम आज नहीं करते। कहीं ना कहीं परेशानी तो है पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी परेशान है। क्लोजिंग कमेंट आप सबसे लेना चाहूंगा कि क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत हुई है, इसीलिए ममता बनर्जी ने विरोध करना शुरू कर दिया है? क्या बीजेपी ने जो लोकसभा में अपने परचम लहराया है पश्चिम बंगाल में सांसदों को जिताकर, क्या विधानसभा में भी इसी चलते ममता बनर्जी परेशान है? आप सबसे एक क्लोजिंग कमेंट लूंगा। सबसे पहला कमेंट मैं बीजेपी से लेना चाहूंगा। सुदेश जी, पश्चिम बंगाल एक पॉलिटिकली वोलाटाइल स्टेट है, बॉर्डर जो आप कह सकते हैं कंट्रीज है वहां से भी है, और एक सेंसिटिव स्टेट है बॉर्डर्स के हिसाब से।
बार बार आरोप आप पर यह रखता है कि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी वहां कर रही है, और सीधे आरोप लगता है चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, पोलराइजेशन की सीधी सीधी बात करती है कि पोलराइज कर रहे हैं स्टेट को और उससे फायदा हो रहा है। यानी सीधे सीधे तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी पर लगता है। तो क्या बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? पहली बात। और दूसरा कमेंट आपसे, क्या बीजेपी की एंट्री से ममता बनर्जी बौखला गई है? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति तो ममता जी ही कर सकती है, वही शासन में है ना। और आप बताइए कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये सिर्फ एक कम्युनिटी का साथ एक कम्युनिटी की विकास की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में गांव खाली हो गया हिंदुओं से, उसके आंकड़े हैं, वहां ममता दीदी कुछ नहीं बोलेंगी, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण। तो फिरका परस्ती की राजनीति कौन कर रहा है ये इनको मालूम है, और हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। और इसी कारण से चूंकि पश्चिम बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स, जनता जानती है सच क्या है, इसीलिए हमारे साथ आ रहे हैं। दूसरा बात, जहां तक फुटप्रिंट की बात है, देखिए सिर्फ इलेक्टोरल विक्ट्री, असेंबली इलेक्शंस मत देखिए, फुटप्रिंट्स देखिए, कैसे हमारे जो सपोर्ट बेस है बढ़ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ वोट देखिए, हम बहुत नजदीक हैं और इनको उखाड़ फेंकेंगे पश्चिम बंगाल। बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। तौसीफ जी, सुदेश जी सहमत हूं, आपने जो बात कही, आपने अपनी बात पूरी रखी। तौसीफ जी, ये जो एंट्री हुई है बीजेपी की, तो जमीन कहीं ना कहीं थी जिस पर बीजेपी ने मेहनत करी। अब ममता बनर्जी को दिक्कत किस बात से है, ये मैं समझना चाहता हूं। ममता बनर्जी भी चीफ मिनिस्टर बनी, लेफ्ट के शासन के खिलाफ उन्होंने काम किया, कांग्रेस से अलग हटी, संघर्ष किया। तो अगर आज बीजेपी वहां पर संघर्ष करना चाहती है पॉलिटिकली, तो ममता बनर्जी और टीएमसी को दिक्कत क्या है? देखिए, पहला बात तो जब लोग बात करें तो आंकड़ों के साथ बात करें। 2019 का जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसमें तृणमूल का वोट शेयर बढ़ा था 4%, आप देख लीजिएगा। और हाँ, सीट जरूर बढ़ा बीजेपी का, लेकिन वो इसलिए क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस का सीपीएम और कांग्रेस का वोट शिफ्ट होकर के बीजेपी में चला गया था। अब अभी का अगर आप बात करें, जो आप इल्जाम लगाया जा रहा है कि रैली नहीं करने दे, तो अगर परमिशन नहीं दी होते तो ये 8 अक्टूबर में इन्होंने जो रैली किया वो कैसे कर लिया? अगर सरकार परमिशन नहीं दी तो सरकार ने परमिशन दिया है। आज होम मंत्री जी, गृह मंत्री जी आज विजिट तौसीफ भाई एक बात बता दीजिए, अब क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, तौसीफ जी एक बात सिर्फ बता दीजिए, बीजेपी अच्छा कर रही है पश्चिम बंगाल में कि नहीं कर रही? बस एक लाइन में ही बता दीजिए, हाँ या ना। बीजेपी की पार्टी जो है फैक्शन में टूटी हुई है, वहां पे इनके लीडरशिप में प्रॉब्लम है। बीजेपी फैक्शन में 2-3 ग्रुप में टूटी हुई है, और यही वजह है कि गृह मंत्री को स्वयं आना पड़ रहा है। चलिए तौसीफ जी, बहुत शुक्रिया। सुदेश जी, देखिए आपको एडवाइस भी दे रहे हैं कि पार्टी वहां ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी नहीं है, लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि पार्टी वहां पर टूटी हुई है, इसीलिए अमित शाह गए। हिमांशी जी हमसे जुड़ी, सुनीत चोपड़ा जी हमसे जुड़े, सुदेश वर्मा जी हमसे जुड़े, तौसीफ खान जी जुड़े, बीएल वोरा जी ने बताया कि कैसे कन्फ्रंटेशन को रोकना चाहिए। और सुदेश जी देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं आप चलते चलते, क्योंकि आप जान रहे हैं कि तौसीफ जी कह रहे हैं कि पार्टी में थोड़ा मामला ऊपर नीचे है, अमित शाह जी उसको डेंट करने गए। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि लड़ाई आपकी टीएमसी से ही। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सब ने इस डिबेट पर पार्ट लिया, और हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर पश्चिम बंगाल इतना सुलग क्यों रहा है।